चलो ठीक है, शुरू करते हैं क्लास सी से। ठीक है, तो क्लास सी में भी मैंने कल आपको बताया था आपका नंबर ऑफ़ नेटवर्क बिट आपका कितना होता है, आपका टोटल 24 बिट्स होते हैं। ठीक है, और इन 24 बिट में से आपके पास टोटल जो है पहले के आपके 3 बिट जो है, फर्स्ट 3 बिट आपका रिजर्व थे। 110 इसके साथ रिजर्व था, जो मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो अभी मेरे पास टोटल 24 बिट मतलब मेरे पास 3 ऑक्टेट है, जो कि मेरा नेटवर्क के लिए है। इतने पार्ट मेरे पास नेटवर्क के लिए है। ठीक है, इनको मैं नेटवर्क पार्ट बोलूँगा या फिर आप नेटवर्क पोर्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था कि जो रूल आपका लागू किया जाता है रेंजेस जानने के लिए, वो सिर्फ फास्ट ऑक्टेट को देख के पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट ऑक्टेट में भी हमारे पास सेम 8 बिट्स है। 8 बिट में से उसने बताया कि 3 बिट आपका ऑलरेडी रिजर्व है, किसके साथ, 110 के साथ। तो ये जो 3 बिट आपका फिक्स हो गए, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अभी आपके पास फास्ट बिट में टोटल कितना बिट बचा है, आपके पास टोटल 5 बिट बचते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपको ये पूछे कि आपका टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क, कोई अगर आपसे बात करता है टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क इन क्लास सी, तो आप कैसे जवाब दोगे? आपके पास टोटल 24 बिट्स था नेटवर्क के लिए, 24 बिट में से आपका 3 बिट ऑलरेडी आपके पास फिक्स हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ बिट आपके पास कितना आ रहा है, 2⁻21। इतने नंबर का नेटवर्क आपके पास क्लास सी में आ सकते हैं। और रेंजेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो रेंजेस हम जब बात करते हैं ना, तो उसमें हम सिर्फ फास्ट ऑक्टेट को देखते हैं। तो फास्ट ऑक्टेट में मेरे पास टोटल 8 बिट्स है। 8 बिट में से 3 बिट हमने ऑलरेडी रिजर्व कर लिया, तो फिर लोएस्ट रेंज निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, पहले 3 बिट को हमने ऐसे रिजर्व कर दिया, उसके बाद मेरे पास बचा कितना, टोटल 5 बिट्स बचे। ठीक है, 5 बिट को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो मेरे पास लोएस्ट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। अगर इसे मैं 0 कर लेता हूँ तो फिर आपको पता है ये वाला बिट का वैल्यू आपका 128 होता है, इसका होता है 64, इसका 32। इसे शायद मैं ये सोच रहा हूँ कि बताने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका 16 आता है 8 4 2 1। तो इनमें से अगर मैं लोएस्ट की बात करूँगा ना, तो मेरे पास सिर्फ फास्ट और सेकंड बिट जो है वो यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब मेरा जो वैल्यू आएगा डेसिमल में 128 + 64 आएगा। 128 + 64 अगर मैं करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा कितना, 192। ये मेरा हो गया लोएस्ट वाला वैल्यू। फिर अगर मैं ऐसा करता हूँ कि पहले वाला मेरे पास जो है ये 3 बिट ऑलरेडी फिक्स है, तो इनको मैं चेंज नहीं करूँगा। बाकी सारे बिट को अगर मैं 1 कर लूँगा या फिर ऑन कर लूँगा, आपको पता है, तो फिर मेरे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे पास क्या क्या वैल्यू आएगा, 128 64, इसको तो हम यूज़ नहीं करेंगे। ये आपका 16 आएगा, 8 4 2 1। इन सारों को हमें मिलाना पड़ेगा। अगर मैं इन सारों को मिला लेता हूँ ना, तो मेरा जो वैल्यू है ना वो आपका आ जाएगा 223। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्लास सी का जो रेंज है आपका होता है 192 से लेके 223 तक। ठीक है, इसे थोड़ा ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो आपका मशीन है, मशीन समझने के लिए उसके लिए क्या चाहिए, वो बीट्स में चेक करेगा। बीट्स में जब उसे चेक करने की जरूरत पड़ेगा तो वो देखेगा कि पहले जो बीट है वो 1 आ गया। पहले बीट जब 1 आ रहा है तो वो क्या करेगा, सेकंड बीट में आ जाएगा। पहले बीट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्लास ए का है, मैंने कल आपको बताया था। अगर पहले बीट आपका 1 आ रहा है तो इसका मतलब इसको ये लगेगा ये क्लास ए का नहीं, क्लास बी सी किसी में हो सकता है, डी या ई, इन चारों में से किसी का हो सकता है, क्योंकि सबका फास्ट बीट जो है 1 से शुरू होता है। तो वो सेकंड बीट चेक करेगा, सेकंड बीट में इसे 1 मिलेगा। अगर क्लास बी का है तो सेकंड बीट में ही इसे 0 मिल जाएगा, क्योंकि क्लास बी का जो फास्ट 2 बीट होता है वो आपका 1 और 0 के साथ ऑलरेडी रिजर्व होता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड बीट भी आपका 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसे पता चलेगा कि ये क्लास ए का भी नहीं है, क्लास बी का भी नहीं है, हो सकता है क्लास सी, क्लास डी या फिर क्लास ई, इन तीनों में से किसी क्लास का ये आईपी हो सकता है, सॉरी ये नेटवर्क हो सकता है। तो ये फिर क्या करेगा, आपका थर्ड बिट चेक करेगा। जब ये थर्ड बिट पे चेक करेगा इसे 0 मिल जाएगा, तो इसका मतलब यहीं पे वो रुक जाएगा। ठीक है, जहाँ पे इसे 0 शुरू मिल गया ना वहीं पे वो रुक जाएगा, क्योंकि इसे पता चल गया कि ये रिजर्व वाला बिट है, जो फास्ट 3 बिट है ना, ये ऑलरेडी रिजर्व है किसके लिए, क्लास सी के लिए। अगर फास्ट 3 बिट मशीन को पता चलता है कि 110 के साथ ऑलरेडी है किसी भी आईपी का, तो उससे पता चल जाता है कि ये आईपी क्लास सी से रिलेटेड है। अगर आप ये आईपी को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करोगे ना, तो आपका क्या होता है, जो आपका आईपी सेटिंग्स होते हैं ना डिवाइस में, उसमें ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट आ जाता है कि इसका सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट क्या हो सकता है।
ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा, आपको बस ये रेंज से पता चलेगा कि किसी भी आईपी का फास्ट ऑक्टेट का वैल्यू अगर आपका 192 से लेके 223 के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये आईपी आपका क्लास सी का किसी नेटवर्क का पार्ट है। तो ये आपको पता चल जाएगा ये डेसिमल वैल्यू चेक करके, ठीक है। तो क्लास सी का आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क होता है ना वो आपका होता है 255.255.255.0। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है क्लास सी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लास सी के रेंजेस के बारे में किसी के पास कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है। तो इसमें आपका ऐसा कुछ नहीं था कि कोई रिजर्वेशन नहीं है, बस प्राइवेट आईपी है। क्लास ए, बी और सी तीनों क्लास में आपको प्राइवेट आईपी मिलेंगे। जब हम प्राइवेट आईपी के बारे में बात करेंगे तभी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पे क्लास सी के अंदर आपका कोई ऐसा रिजर्व एड्रेस नहीं था, ठीक है। अभी हम बात करेंगे क्लास डी का रेंज। मैंने बताया था क्या कल? नहीं, सिर्फ बी तक पूरा क्लियर बता दिया था। अच्छा, ठीक है। तो फिर क्लास डी की अगर हम बात करते हैं ना, तो क्लास डी में मैंने ये आपको बता दिया था नंबर ऑफ नेटवर्क बिट जो है आपका, ये कितने बिट आपका होता है। सॉरी, इसमें कोई नेटवर्क बिट या फिर होस्ट बिट आपका नहीं होता है क्लास डी के एड्रेस में, ठीक है। क्योंकि जो नेटवर्क बिट और होस्ट बिट है ना, होस्ट बिट जहाँ पे है उसका मतलब वो आईपी को आप यूज कर सकते हो। होस्ट बिट जहाँ पे उस आईपी को आप डिवाइस पे असाइन कर सकते हो, और आपके डिवाइस में असाइन करने के लिए आपको सिर्फ ए, बी और सी का क्लास का आईपी का दिया गया है, ठीक है। क्योंकि वो जो तीन क्लास मैंने बताया ना, ए, बी और सी, ये तीन क्लास आपका यूनिकास्टिंग के लिए यूज होता है, जो कि आप अपने डिवाइस में यूज कर सकते हो। लेकिन क्लास डी का आईपी को इसलिए रखा गया था, क्लास डी का जितने भी सारा आईपी है ना, ये आपका मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। आप मल्टीकास्ट या फिर स्ट्रीमिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन कोई लान का नेटवर्क बनाने के लिए क्लास डी का आईपी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्लास ई आपका जो था वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए था, तो उसको भी आप यूज नहीं कर सकते। इसलिए क्लास ए, बी और सी में आपको ऑलरेडी फिक्स किए गए हैं कुछ, जैसे कुछ नेटवर्क पार्ट उसमें है, कुछ होस्ट पार्ट आपके है, ठीक है। लेकिन क्लास डी और ई में ऐसे कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसके रेंजेस के बारे में हम बात करेंगे तो क्लास डी का रेंजेस आपका ये आएगा, मैंने आपको कल शायद ये भी बताया था, फर्स्ट 4 बिट आपका रिजर्व है, इसके साथ, ठीक है, 110 के साथ रिजर्व है। इसका मतलब हम यहाँ पे रेंजेस के बारे में बात करेंगे तो हम फास्ट ऑक्टेट को ही देखेंगे, बाकी 3 ऑक्टेट जो भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई हमें लेना देना नहीं है। लेकिन पहले वाला ऑक्टेट जो है उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल 8 बिट्स है। 8 बिट में से उसने बताया कि पहले 4 बिट आपका ऑलरेडी रिजर्व है या फिर ऑलरेडी फिक्स है, आप ऐसे बात कर सकते हो। तो फिर अगर 4 बिट आपके फिक्स है तो ये वैल्यू के साथ फिक्स है, मतलब इनमें ये जो 4 बिट मैंने वैल्यू आपको डिफाइन कर दी ना, जो बाइनरी फॉर्मेट में, इसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी आपका फिक्स है। तो इसमें जब रेंजेस निकालने की जरूरत पड़ेगा ना, तो आपका मशीन जब चेक करेगा तो वो क्या करेगा, पहले 4 बिट आपके पास है तो आपका मशीन क्या करेगा, पहले 4 बिट को चेक करेगा। 4 बिट जो वो चेक करेगा, पहले वाला बिट से वो चेक करता जाएगा। पहले वाला बिट में 1 मिल गया तो इसका मतलब उसे पता चला कि ये बी, सी, डी या फिर ई का हो सकता है। फिर वो सेकंड बिट पे आ गया, सेकंड बिट पे उसे पता चला कि 1 है मतलब ये बी का नहीं है, सी, डी या ई का हो सकता है। थर्ड बिट पे उसने आ गया, थर्ड बिट पे इसे पता चला कि ये जो बिट है ये 1 है मतलब डी या फिर ई का हो सकता है। फिर वो फोर्थ बिट में आएगा, फोर्थ बिट में उसे जब 0 मिल गया ना तो वहीं पे वो रुक जाएगा। फिर उसने देखा कि पहले 4 बिट का आपका जो वैल्यू है 1110 आपका आ रहा है, 1110 पहले 4 बिट का वैल्यू है, मतलब ये क्लास डी का ही आईपी है, उसे पता चल जाएगा आपका मशीन को। तो आप जब इसे मिनिमम और मैक्सिमम रेंज निकालने की कोशिश करोगे ना, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपका 3 बिट फिक्स है आपके पास और बचा पहला ऑक्टेट से 4 बिट। तो पहला ऑक्टेट से 4 बिट बचा, मतलब आप अगर सारे बिट को 0 कर लेते हो ना, तो इसका मतलब आपका लोएस्ट वैल्यू आ जाएगा। सारे बिट को अगर मैं 0 करता हूँ तो फिर मेरे पास वैल्यू जो है 128 + 64 + 32 यही आएगा, क्योंकि उसके बाद बाकी जितने भी वैल्यू है आपका वो सारे 0 है, तो 0 वाले तो यूज नहीं होंगे। तो इसका वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो इसका वैल्यू आपका आता है 224, ये आपका लोएस्ट रेंज है। अगर मैं हाईएस्ट रेंज की बात करता हूँ तो पहले तो 4 बिट आपका ऑलरेडी फिक्स है, बाकी सारों को अगर मैं 1111 कर देता हूँ तो फिर मेरे पास फास्ट ऑक्टेट का हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें मेरे पास क्या क्या वैल्यू मेरे को लेना पड़ेगा, 128 प्लस आपका 64 + 32, उसके बाद वाला बिट मेरा यूज नहीं हो रहा है इसलिए मैं उसे 0 ले रहा हूँ। उसके बाद आपका जो वैल्यू है ये है 8 + 4 + 2 + 1, ये वैल्यू, ये अगर आप काउंट करोगे तो ये काउंट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू है ना, ये आपका आ जाएगा 240, शायद आपका 239 आएगा, ठीक है। सिर्फ आपका 16 माइनस रहेगा, 16 वाला पॉइंट यूज नहीं हो रहा, तो ये आपका 239 आएगा। तो क्लास बी का आपका जो रेंज है ना, सॉरी क्लास डी का जो आपका रेंज है, ये आपका 224 से लेके 239 तक है,
सेम वही बात मैं बोलूँगा कि मशीन को अगर पहले 4 बिट में 1110 दिख रहा है तो इसका मतलब मशीन को पता है ये क्लास डी का है। अगर 224 से 239 के वैल्यू के अंदर कोई भी नंबर फास्ट ऑक्टेट में किसी आईपी या फिर किसी आईपी के नेटवर्क में है तो इसका मतलब आपको ये पता चलता है कि ये क्लास डी का रेंज है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं। बस आपका ये जो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज निकालने का तरीका बस मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो बोल देते हो ना कि ये मिनिमम रेंज है, ये मैक्सिमम रेंज है, वो कैसे बताया गया, ये ऑलरेडी प्री डिफाइन क्यों किया गया, कैसे कौन से चीज़ के ऊपर देख के ये प्री डिफाइन किया गया। ठीक है, अभी हम आएंगे क्लास ई के बारे में। वही सेम चीज़, क्लास ई में भी आपके पास कोई ऐसा नहीं होता है कि नेटवर्क पोर्शन और या फिर होस्ट पोर्शन, ऐसा कुछ भी चीज़ इसमें नहीं होता है, आपको बस रेंज निकालना पड़ता है। तो इसमें मैंने भी आपको बताया था कि फास्ट 4 बिट इसमें आपका रिजर्व है विथ 1111। ठीक है, इसके साथ ये रिजर्व है, ये वैल्यू के साथ। तो इसका मतलब मेरे पास जो फास्ट ऑक्टेट में टोटल मेरे पास जो 8 बिट्स थे, इनमें से पहले 4 बिट को मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। ये ऑलरेडी फिक्स है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी मेरे पास टोटल 4 बिट बचे हैं। तो मैं अगर मिनिमम रेंज निकालने की कोशिश करूँगा तो इस केस में मैं क्या करूँगा, पहले 4 बिट तो मैं 1111 ले लूँगा, बाकी सारों को मैं 0 कर लूँगा। तो अगर मैं बाकी सारे को 0 कर लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू ये आएगा 128 + 64 + 32 + 16। उसके बाद सारे बिट मेरा यूज नहीं है तो सारों को मैं 0 ले लेता हूँ। ठीक है, आप शायद समझ सकते हो कि 128, 64, 32, 16 में ये क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 8 बिट से मैं पहले से अगर लेता हूँ ना तो मैं अगर काउंट करता जाऊँगा तो मेरे पास काउंट का वैल्यू ऐसे आता है ना, इस तरफ से मैं अगर काउंट करके जाऊँगा तो पहले वाला पे मेरा 1, 2 ऐसे वैल्यू आता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जो भी बीट मेरा यूज हो रहा है ना उनका वैल्यू मैं डायरेक्ट ले लिया। तो इसके बाद जो आपका वैल्यू है ये आएगा 240। हाईएस्ट वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो इसका मतलब मेरे को लास्ट का 4 बीट भी ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कर लेता हूँ तो सारे बीट आपका मिल जाएंगे। तो इसका मतलब आपका वैल्यू 255 आता है। आप काउंट करके देख लेना, 128 + 63 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1, ये आप कर लेना। तो इसमें आपका जो वैल्यू है ना ये डायरेक्ट 255 आ जाएगा। इसलिए आपका क्लास ई का जो आईपी है ना उसका फास्ट ऑक्टेट का जो रेंज होता है, क्लास ई रेंज आपका 240 से लेके 255 के अंदर होता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ मशीन को अगर फास्ट 4 बिट में 1111 ये दिखता है तो फिर मशीन को समझ में आ जाता है कि ये जो आईपी है या फिर आईपी का नेटवर्क जो भी आपको दिया गया है, जो आप एंट्री कर रहे हो, ये क्लास ई का है। अगर फास्ट ऑक्टेट में आपको दिखता है ये 240 से 255 के अंदर कोई भी नंबर आपको दिख जाता है ना, तो इसका मतलब आपको पता चल जाता है कि ये क्लास ई का है। क्लास ई में भी कोई ऐसा नहीं था, कोई रिजर्व वाला चीज़ भी नहीं था। जैसे कोई नेटवर्क हमने वहाँ पे उसके लिए TCP/IP स्टैक के लिए कुछ रिजर्व किए थे, उसके बाद आपको एपीपा के लिए क्लास बी में कुछ रिजर्व मिला था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है या फिर किसी के पास कोई कन्फ्यूजन है? तो मेरा थोड़ा बात बोलने का तरीका में क्यों स्लीप हो रहा है मेरे को पता नहीं आज। चलो ठीक है, बताओ इफ है किसी के पास कोई डाउट। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ आपको बताया नहीं, मैंने यही सिर्फ बताया कि ये जो रेंजेस आपका डिफाइन थे, ये रेंजेस कैसे डिफाइन हुए थे। ठीक है, अगर आपने पहले इसके बारे में नहीं जाना होगा तो फिर आप जान लिए शायद। क्लियर हो ना यहाँ तक? जी क्लियर। ठीक है, तो इसके बाद अपने पास बाद में तो हम सबनेटिंग के बारे में बात करेंगे। आईपी एड्रेस क्लासेस के बारे में हमने बात कर लिया, अभी प्राइवेट और पब्लिक आईपी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी प्राइवेट और पब्लिक दोनों चीज़ के बारे में किसी के पास कुछ है बोलने के लिए कि आपको अगर कुछ पता है कि प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है आईपी के ऊपर, तो आप थोड़ा बता सकते हो? किसी के पास कुछ? जो प्राइवेट आईपी है वो मतलब यूज करने के लिए मिलता है फ्री में। ठीक है, और जो पब्लिक आईपी है, ठीक है, नहीं, जो प्राइवेट आईपी है वो रिजर्व होता है, वो पैसे के खरीदना पड़ता है। और जो पब्लिक आईपी है वो फ्री में मिलता है। जैसे क्लास ए में 10 को रिजर्व है। आपने उल्टा बताया। प्राइवेट जो है वो आपका रिजर्व होता है, लेकिन इसको खरीदना नहीं पड़ता है। पब्लिक जो है ये आपको खरीदना पड़ता है, ये रिजर्व नहीं होता है कुछ। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, किसी के पास थोड़ा सा भी नॉलेज हो मुझे ये बता सकता है कि अपने प्राइवेट एरिया के लिए जो फ्री में प्राइवेट आईपी मिलता है ना, जैसे आपने बताया, मैंने पहले भी आपको बताया 10 का रेंज जो है क्लास ए के लिए वो प्राइवेट होता है, ठीक है, ये फ्री में मिलता है आपको यूज करने। कहीं पे भी आपको 10 का नेटवर्क का आईपी मिले ना, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि ये जो आईपी है ये फ्री वाला आईपी है, प्राइवेट आईपी वो लोग यूज कर रहे हैं। तो कोई मुझे ये बता सकता है 10 के जगह मैं अपने प्राइवेट एरिया में 11 वाला आईपी यूज कर सकता हूँ? फास्ट ऑक्टेट जिसका 11 है उसे मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं? कोई हाँ या ना में जवाब दे सकता है? कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं है क्योंकि उसमें वो किसी का खरीदा हुआ आईपी है ना। अच्छा, मैं प्राइवेट में यूज करूंगा और उससे खरीदूंगा भी नहीं, और मैं प्राइवेट के लिए मैं यूज करके चला सकता हूँ? हाँ, चला सकते हैं। ठीक है, राइट। और किसी के पास कुछ है इसके बारे में बोलने के लिए? देखो, एक चीज ये होता है, जो आईपी हम यूज करते हैं ना, इसमें प्राइवेट और पब्लिक का मकसद यही था कि देखो, मेरे लान में मान लो मेरे पास 50,000 पीसी है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो 20,000 मेरे पास पीसी है, किसी भी मल्टीपल नंबर का मेरे पास पीसी है। जब उन पीसी को मैं कनेक्ट करता हूँ इंटरनेट के साथ, कोई बाहर से उस पीसी को एक्सेस करना ही नहीं चाहता है, कोई सर्वर जैसा चीज़ ही नहीं है, तो सारे पीसी को मैं पब्लिक आईपी अगर असाइन करता हूँ ना, तो उस केस में हमारे पास डिवाइसेस बहुत सारे होंगे, और बहुत सारे डिवाइसेस को आईपी असाइन करने के लिए मेरे पास आईपी का जो है ना वो नहीं है, आईपी मेरे पास नहीं है, आईपी का शॉर्टेज बन जाता है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्राइवेट और पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट उन्होंने इसलिए लाया था। देखो, आपने भी अगर जेटकिंग के साथ आपने देखा होगा कहीं पे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जेटकिंग का किसी भी पीसी से, तो फिर वहाँ पे आपको शायद 172 वाला आपको प्राइवेट आईपी यूज करके देते हैं, ठीक है। जी जी। आप एक चीज़ देखना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आपका ये जो एक एक पीसी का इमेज मैं बना रहा हूँ ना, तो आप मान लो एक लाइन में यहाँ पे आपके पास 1000 पीसी थे, यहाँ पे आपके पास 5000 पीसी थे, और ये 5000 और 1000 पीसी अभी किसी भी डिवाइस से स्विच से कनेक्ट हो या फिर किसी भी तरह से ये कनेक्टेड है, आप ऐसे मान लो, ज़्यादा अंदर मत जाओ। अभी इनके लिए एक ही चीज़ है, जब मैं इनको इंटरनेट से कम्युनिकेट कराने की कोशिश करूँगा ना, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास आईएसपी एक राउटर होगा जहाँ पे एक आईएसपी कनेक्ट होगा। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आप जिसे बोलते हो इंटरनेट कनेक्शन या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन, आप अभी के लिए समझो। हालांकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन सही नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन अभी के लिए समझो। तो आप देखो, इतने सारे मेरे पास पीसी, अभी 6000 पीसी मेरे पास है, और 6000 पीसी को इंटरनेट में जाने के लिए आईएसपी के जरिए जाना पड़ेगा, जो कि एयरटेल हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में आप देखो, जब भी मेरे कोई भी डिवाइस ट्रैफिक भेजने की बाहर कोशिश करेगा ना, तो वो ट्रैफिक आपका ये वाला इंटरफेस से आउट के लिए जाएगा। एक ही इंटरफेस आपके पास है जहाँ पे आईएसपी कनेक्ट है, उसी से आपका ट्रैफिक बाहर जा रहा है। तो आप देख लो, हमेशा आपके एक ही जगह से आपके ट्रैफिक जा रहे हैं आपके आईएसपी की तरफ, लेकिन आप 6000 आईपी यहाँ पे यूज कर रहे हो, जो कि 6000 आईपी अगर प्राइवेट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको खरीदना पड़ता है। और 6000 आईपी के लिए अगर आप बात करोगे तो फिर देखो, जैसे हमने बताया था कि क्लास सी में आपका होस्ट पर्सन वाला मैंने नहीं बताया ना, कितना आईपी क्लास सी का एक नेटवर्क में कितना आईपी हो सकता है, मैंने ए का शायद बताया था, 4.5 करोड़ के आसपास होता है। तो एक चीज मिस हो गया जी, क्लास सी से तो 2.8 - 2 कर देंगे तो हो जाएगा ना। 2.8 - 2 2 2 to the power 8 - 2, ठीक है। हाँ, वो ठीक है, यूजेबल ठीक है। तो आप ये समझ लो, इसके बाद मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी के बारे में कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस यही समझ लो, अभी मेरे पास ये जो 6000 आईपी है, इनको खरीदने के लिए मुझे क्लास बी का नेटवर्क चाहिए, और क्लास बी का नेटवर्क महंगा हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे होस्ट नंबर है, इसका मतलब वो महंगा रहेगा थोड़ा। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 6000 पीसी यूज है, उसके लिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है क्लास बी का एक नेटवर्क खरीद रहा है, जबकि उसे आउट जाने के लिए एक ही पाथ की यूज करना पड़ता है, एक ही इंटरफेस की उसे जरूरत पड़ता है। तो बाद में एक कॉन्सेप्ट आया था आपका नाटिंग का कॉन्सेप्ट इंटरनेट में जाने के लिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से आपका क्या हुआ, आपके इनसाइड से कोई भी अगर यूजर ट्रैफिक बाहर भेज रहा था ना, वो क्या होता था, यही वाला आईपी के साथ बाहर जाता था। ये डिवाइस में कौन सा वाला आईपी यूज है इससे कोई मतलब नहीं है। अब बस नाटिंग अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको, अब बस समझने की थोड़ी कोशिश करो।
तो इसमें क्या है, आपके पास प्राइवेट आईपी आने के बाद ये हो गया, आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस आपके LAN में है। हालांकि मैं अगर बात करूं अपने LAN की कम्युनिकेशन के लिए ना, आप ये समझ लो कि मेरे पास 50 पीसी है और उन पीसी को मैं इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट नहीं करा रहा हूँ। मेरे पास ऐसे ही है 50 पीसी मैंने रख लिया, उनके बीच में मैं कम्युनिकेशन करा रहा हूँ, मेरे को इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में मैं किसी भी आईपी को असाइन कर सकता हूँ, किसी भी नेटवर्क को ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा प्राइवेट के लिए है। ठीक है, हालांकि ये रिकमेंडेड है कि आप प्राइवेट वाला ही यूज करो। ठीक है, जो प्राइवेट रिजर्व किया गया है उसे आप यूज करो, क्योंकि आपके गलती ऐसा हो सकता है कि आपने कोई पब्लिक वाला इन्फॉर्मेशन ले लिया ना, तो वो इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हो, किसी भी हाल में इंटरनेट के पास चला गया ना, तो उस केस में गलती हो सकता है, गलत हो सकता है। मतलब किसी और के तरफ जाने वाला ट्रैफिक जो है आपकी तरफ आ सकता है। हालांकि आपके आईएसपी में ऐसा कुछ होता है, वो फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हो सकता है नेटवर्किंग में। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो भी पीसी है, आपके पास जो भी डिवाइस है, उनके बीच में आप अगर प्राइवेटली कम्युनिकेशन बनाना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आप प्राइवेट पब्लिक कुछ भी आईपी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए प्राइवेट है। तो उस केस में आप प्राइवेट का जो रेंज है उसे यूज करने के लिए ये रिकमेंड होता है। लेकिन आप जब इंटरनेट में जाने की कोशिश करते हो, तो उस केस में आपके पास आपके पास एक टेक्नोलॉजी होता है जिसे हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आपके प्राइवेट आईपी आप जो यूज करते हो ना, उसका कोई मतलब नहीं होता है। उस केस में आपका बस यही होता है कि आपका जो आईएसपी जो आपको पब्लिक आईपी एक प्रोवाइड करता है ना, उसी आईपी से आपका सारे ट्रैफिक जो है बाहर जाते हैं। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, वो जो होस्ट वाले के होस्ट बीट के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पब्लिक और प्राइवेट आईपी के बारे में पूरे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी हम नंबर ऑफ होस्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन से नेटवर्क में बाय डिफॉल्ट कितने होस्ट हो सकते हैं। क्लास ए नेटवर्क, मतलब यहाँ पे एक सिंगल क्लास ए के नेटवर्क के बारे में मैं बात करता हूँ। तो क्लास ए की नेटवर्क में आपका टोटल होस्ट कितने हो सकते हैं, हालांकि ये आपका सबनेटिंग में भी आएगा। ठीक है, तो आपका ये होता है, क्लास ए में आपको पता है नंबर ऑफ होस्ट बिट कितना है, किसी को याद है तो बता सकता है? 24। ठीक है, तो आपके पास क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट कितने होते हैं? 24 बिट। मतलब क्लास ए के किसी भी नेटवर्क में आपका नेटवर्क पर्सन छोड़ दो, बाकी के जो लास्ट का आपका 3 ऑक्टेट बचते हैं ना, उन 3 ऑक्टेट में किसी भी बिट का वैल्यू आप चेंज करोगे तो फिर आपको एक क्लास ए का आईपी एड्रेस मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट के बारे में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वैलिड होस्ट के बारे में अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहाँ पे आपका आता है 2 to the power 24 माइनस 2 इक्वल टू आपका जो भी वैल्यू आता है। ठीक है, आप ये देख लेना। ये जो नंबर ऑफ वैलिड होस्ट के अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ये इसमें मैं 2 माइनस क्यों कर रहा हूँ, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें 2 माइनस मैं इसलिए कर रहा हूँ, किसी भी नेटवर्क, ये जो आईपी का आप बता रहे हो ना, अभी तक मैंने जितना आपको बताया, क्लास ए का मैं कोई आईपी के बारे में नहीं बताया आपको। मैंने कल भी बताया था कि क्लास ए का जो मैंने रेंज आपको बताया ना, उस रेंज में आपके नेटवर्क्स होते हैं। जैसे क्लास ए का अगर कोई नेटवर्क के बारे में बात करता हूँ, 10 के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो ये आपका एक नेटवर्क होता है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में आपका बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं और उस नंबर ऑफ नेटवर्क के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क क्लास ए में है, कितने नंबर ऑफ नेटवर्क क्लास बी और कितने नंबर ऑफ नेटवर्क क्लास सी में है। हालांकि मैं अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ तो क्लास ए में 2 to the power 8 था, जो वैल्यू आएगा उतने नंबर ऑफ नेटवर्क थे। क्लास बी में 2 to the power 16 और क्लास सी में आपके पास 2 to the power 24। और बाकी जो जितने बिट्स आपको बचते हैं वो आपका होस्ट बिट होते हैं। और होस्ट बिट में से कोई भी आईपी आपका अगर आता है ना, वो एक नेटवर्क का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास 2 चीज होता है। एक आपके पास होता है नेटवर्क आईडी और एक आपके पास होता है ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, तो ये फिर नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है, किसी भी आईपी का नेटवर्क में, मैं लिख लेता हूं ये चीज, there will be a network ID which will be the first IP address of the network। ठीक है,
तो सारे जितने भी सारे आपको आईपी का नेटवर्क मिलेंगे ना, उस नेटवर्क का जो सबसे पहला वाला आईपी होता है वो आपका हमेशा नेटवर्क आईडी होता है। ठीक है, उससे हमेशा हम नेटवर्क आईडी मानते हैं। तो फिर ये नेटवर्क आईडी का काम क्या होता है, क्यों ये नेटवर्क आईडी हम लोग डिफाइन किए कि नेटवर्क आईडी अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो इसका मतलब एक आईपी में यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये होता है, एक्सेल पे आपने अगर काम किया है ना, एक्सेल पे क्या करते हो आप, सबसे पहले जो आपके पास रो होता है ना, उसमें आप क्या लिखते हो, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऐसे करके आप लिख लेते हो। क्यों आप वो लिखते हो, क्योंकि वो जो कॉलम आपके पास है ना, वो जो रो आपके पास है, उस रो का क्या नाम है, किस लिए आप यूज करते हो, उसके लिए आप क्या करते हो, ऊपर एक टाइटल जैसा चीज बना लेते हो। उसके लिए आपका एक रो जो है वो ऑटोमेटिक आप यूज कर लेते हो, क्योंकि उससे अगर आप यूज नहीं करोगे, ऐसे मैं लिख लूंगा राम 1, उसके बाद एक मोबाइल नंबर डाल दूंगा, इसका मतलब आपको पता नहीं चलेगा कौन सा वाला मोबाइल नंबर है, कहाँ पे मैं बैंक अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, आपको कुछ कंफ्यूजन बन जाएगा ना, पता नहीं चलेगा। अगर उसके ऊपर एक टाइटल में बना लेता हूँ, ये आपका मोबाइल नंबर है, ये आधार नंबर है, ये बैंक अकाउंट नंबर है, ये सारे मैं अगर डाल लेता हूँ तो मेरे को आसान हो जाता है सारे चीज़ को पहचानने के लिए कि अगर ये रो में कुछ भी चीज़ है तो ये मोबाइल नंबर, ये बैंक अकाउंट नंबर है, इस तरह का आपको पता चलता है। इसी तरह आपका सारे नेटवर्क का जो होता है ना, जितने भी आपके पास आईपी का नेटवर्क है, एक उसके एक पहचान होता है सारे नेटवर्क का। उसी पहचान के लिए, या फिर आप ऐसे बता सकते हो, टू आइडेंटिफाई ए आईपी नेटवर्क वी यूज नेटवर्क आईडी। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, बेसिकली नेटवर्क आईडी इज यूज टू आइडेंटिफाई ए आईपी नेटवर्क। मतलब एक आईपी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये कौन सा नेटवर्क है, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास इसका नाम जैसा है, उस तरह से आप भी समझ सकते हो, हम एक नेटवर्क आईडी यूज करते हैं। बेसिकली आप जब राउटिंग के बारे में बात करते हो ना, जब हम राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपका क्या होता है, आपके किसी आईपी को यूज करके आप एडवर्टाइज नहीं करते हो। जब भी आप डायनामिक राउटिंग की बात करते हो, किसी ओएसपी, पीआईजीआरपी, किसी भी प्रोटोकॉल को यूज करते हो, तो उसमें आपको क्या बनाना पड़ता है, उसमें नेटवर्क का टाइटल या फिर नेटवर्क का आईडी डालना पड़ता है, ताकि नेटवर्क का पहचान आपके डिवाइस को, सॉरी आपके प्रोटोकॉल को पता चल जाए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क आईडी का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली नेटवर्क आईडी अभी के लिए आप यही समझो कि नेटवर्क आईडी आपका इसलिए यूज होता है टू आइडेंटिफाई ए नेटवर्क, ये नेटवर्क कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास नेटवर्क आईडी होता है। सेकेंड पॉइंट में मैं लिख लेता हूं, थोड़ा हैंडराइटिंग देख लेना। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए एक नेटवर्क को हम नेटवर्क आईडी यूज करते हैं। और इसका दूसरा काम ये होता है, नेटवर्क आईडी से भी आपका पता चल जाता है कि यह नेटवर्क जो है आपका कहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये चीज होता है आपका नेटवर्क आईडी में। किसी के पास कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ सकते हो, या क्लियर है? चलो ठीक है। अभी दूसरे हमारे पास एक दूसरा चीज आता है जो कि होता है आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। तो जब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने ब्रॉडकास्ट के बारे में आपको बताया था। ठीक है, अभी ब्रॉडकास्ट के बारे में अगर मैं आपको बताया था, तो ब्रॉडकास्ट आईडी का फिर मतलब क्या है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि कोई डिवाइस आपको अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करता है, तो उस केस में आपका क्या होता है कि सारे डिवाइस उस मैसेज को सुनते हैं। फिर एक मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ब्रॉडकास्ट डोमेन करके। ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक एरिया हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर कोई डिवाइस अगर है, उसके अंदर मीन्स जो भी डिवाइस है उसमें से कोई एक डिवाइस अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज एक जनरेट कर रहा है, तो सारे डिवाइस के पास वो चला जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा यही चीज़ होता है। आपके पास एक आईपी का नेटवर्क है, मतलब वो पूरा नेटवर्क आपका एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाता है। एक आईपी का नेटवर्क मतलब एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, आप ऐसा समझ सकते हो। और आप ये भी समझ सकते हो, एक नेटवर्क मतलब एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, एक सबनेट मतलब भी आपका वही होता है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। आपके पास एक नेटवर्क मतलब आप ये समझ लो कि 12 का नेटवर्क मेरे पास आईपी है, 12.0.0.0 ये नेटवर्क का मेरे पास आईपी है। तो ये नेटवर्क अगर मेरे पास है, इसमें से जो भी पीसी है वो नेटवर्क से अगर कनेक्ट है, तो इसमें से कोई एक भी डिवाइस अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज गलती से भी जनरेट कर लेता है ना, तो सारे डिवाइस के पास चले जाते हैं। किन के पास जाएगा? जो उसी सेम नेटवर्क से कनेक्ट है और जो उसी 12 नेटवर्क के अंदर आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई 13 वाला उससे गलती से आपने कनेक्ट कर लिया और 13 वाला जो है आईपी आपने दे दिया, तो आपको पता चल गया 13 के पास चला गया मैसेज, ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिफाइन है। आपका 12 का नेटवर्क अलग है, 13 का नेटवर्क आपके पास अलग है, 12 का ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग है, 13 का ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका अलग है। एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर अगर कोई डिवाइस एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करेगा तो वो सारे के पास जाएगा। तो यहाँ पे आपका 12 नेटवर्क के अंदर उसी सेम नेटवर्क में कोई भी 12 का नेटवर्क का आईपी यूज कर रहा है ना, तो उसके पास वो ब्रॉडकास्ट मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये मैं बस एक नेटवर्क से रिलेटेड आपको ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट एरिया के बारे में मैंने आपको बताया। अभी बताता हूँ ब्रॉडकास्ट आईडी के बारे में। आप मान लो आपको ऐसा कुछ जरूरत है कि ये नेटवर्क में जितने भी आपके पास डिवाइस है ना, उन सारे डिवाइस को आप एक मैसेज भेजना चाहते हो, मतलब आप ब्रॉडकास्ट मैसेज एक जनरेट करना चाहते हो। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज जो आप जनरेट करते हो, वो मैसेज का जो डेस्टिनेशन कुछ होना चाहिए ना। अगर मैं राम नाम के किसी लड़के को कोई मैसेज भेज रहा हूँ तो डेस्टिनेशन राम होना चाहिए, ये यूनिकास्ट हो गया। अगर मेरे पास कोई एक ग्रुप है कि स्टूडेंट्स करके कोई ग्रुप है, तो उस ग्रुप में जो भी बंदे हैं उनको अगर मैं भेजना चाहता हूँ तो वो ग्रुप डेस्टिनेशन में मेरे को देना पड़ेगा। अभी ब्रॉडकास्ट कैसे मैं करूँगा? ब्रॉडकास्ट का मैसेज सबको देने के लिए उसके अंदर कितने सारे डिवाइस है मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को ब्रॉडकास्ट भेजना है तो डेस्टिनेशन में मैं क्या रखूँगा? कुछ तो होना चाहिए डेस्टिनेशन में। तो वो जो डेस्टिनेशन आपका होता है, उस डेस्टिनेशन के अंदर हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी को जनरेट करते हैं। मतलब आपका यही है कि ब्रॉडकास्ट आईडी आपका इसलिए यूज किया जाता है कि मान लो कोई यूजर सारे डिवाइस जितने भी उस ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है उनको एक मैसेज भेजना चाहता है, तो वो उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा और उसे किस पे भेजेगा? ये ब्रॉडकास्ट आईडी पे भेजेगा। कोई भी डिवाइस इस ब्रॉडकास्ट आईपी पे कोई भी मैसेज जनरेट कर लेता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? जो भी डिवाइस उस ब्रॉडकास्ट एरिया के अंदर होते हैं ना, या फिर ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होते हैं, सारे के पास ये मैसेज चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान सकते हो, आपके जेटकिंग में आपके पास टोटल जितने भी मान लो 15 पीसी है, उन सारों को आपने 172.16. कुछ भी हो 31 या 32 या कुछ भी आपने दे के रखा है, वो वाला नेटवर्क में सारे पीसी उसके अंदर है। अगर मान लो आपको एक पीसी से आप एक मैसेज भेजना चाहते हो सारे डिवाइस के पास, तो उस केस में आपको कहाँ भेजना पड़ेगा ये मैसेज? ये मैसेज आपको भेजना पड़ेगा जो नेटवर्क आप यूज करते हो उसका ब्रॉडकास्ट आईडी में। वो ब्रॉडकास्ट आईडी कौन सा होता है? उसी नेटवर्क का लास्ट आईपी होता है उसमें। जैसे सारे आईपी के नेटवर्क के लिए एक ब्रॉडकास्ट आईडी आपका माना जाता है 255.255.255.255। ये बाय डिफॉल्ट आपका ब्रॉडकास्ट आईडी होता है सारे नेटवर्क के लिए। और स्पेसिफिकली आपके आईपी जो नेटवर्क यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दे रहा था 12 के लिए, तो 12 नेटवर्क अगर मेरा क्लास ए का नेटवर्क है, उसे मैंने सबनेटिंग नहीं किया, तो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी मेरा आएगा 12.255.255.255। फास्ट ऑक्टेट से मेरे को पता चल गया कि ये मेरा नेटवर्क 12 का नेटवर्क है। उसके बाद मैंने सारे 255 मतलब लगा दिया, मतलब मेरा ये सबसे लास्ट वाला आईपी है और ये आईपी मैं ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करूँगा। मैं थोड़ा इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसमें सेकंड वाला पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, द लास्ट आईपी ऑफ ए लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ ए नेटवर्क विल बी द एक नेटवर्क का जो भी लास्ट वाला आईपी आपके पास आएगा ना, वो आपका ब्रॉडकास्ट आईडी बोला जाता है। ब्रॉडकास्ट आईपी नहीं, आईडी। ठीक है, किसी के पास कोई कंफ्यूजन है ब्रॉडकास्ट आईडी के बारे में? क्लियर है ना? मैं डिस्कनेक्टेड हूँ क्या? ठीक, क्लियर है। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ, इसमें बहुत सारे आपके इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। बेसिकली आप अगर वो वाला होता है ना, क्या उसका कंपनी का नाम है, वो हमेशा ये वाला, मैं उसका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, वो आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक क्वेश्चन ऐसा था कि मेरे पास एक डिवाइस है, मेरे पास एक राउटर है, कुछ भी है, उस राउटर का अगले वाला आईपी क्या है मेरे को पता नहीं, अगले वाले एंड पे कौन सा वाला आईपी यूज हो रहा है वो मेरे को पता नहीं है। क्योंकि आप अगर स्टैटिक रूट भी कॉन्फ़िगर करने के लिए जाते हो ना, तो उसमें आपको एक नेक्स्ट हॉप देना पड़ता है इथरनेट के केस में। तो वो नेक्स्ट हॉप देने के लिए मुझे सामने वाला डिवाइस का कौन सा आईपी वो यूज कर रहा है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में उसका क्वेश्चन ये था कि वो वाला आईपी मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं ये वाला डिवाइस पे जो बैठा हूँ उस डिवाइस से मैं कैसे पता करूँगा वो वाला आईपी को। तो वहाँ पे आपका यही केस आता है
कि आपका जो नेटवर्क असाइन है आपके इंटरफेस में, उस डिवाइस के तरफ जो आपका इंटरफेस है उसमें जो आईपी असाइन है उसका ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल लो और उस ब्रॉडकास्ट आईपी को पिंग मार लो। पिंग मारने के बाद वो वाला डिवाइस जो है वो रिप्लाई कर देगा, और जो आईपी से आपके पास रिप्लाई आएगा ना, उस आईपी से आपको पता चल जाएगा कि वो डिवाइस ये वाला आईपी यूज कर रहा है। और आपके पास और एक भी ऐसा था, एक सेकेंड, हेलो हेलो मैम, एक्चुअली आई एम लिटिल बिट बिजी राइट नाउ, ओके आई विल कॉल यू बैक। हाँ, किसी के पास कोई सवाल था क्या, कोई कुछ बोल रहा था? ठीक है, तो आपका ये एक सवाल था। और एक दूसरा सवाल आपके पास आता है, ये आपका सीसीआई के एग्जाम में भी ये सवाल आपके पास आ जाता है कि आपके पास एक डिवाइस है, एक राउटर, आप मान लो आपके पास एक राउटर है, उसमें बहुत सारे आपके पास इंटरफेसेस है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा डिवाइस आपके साथ कनेक्टेड है आपको कैसे पता चलेगा? ये एक सवाल था, क्योंकि एक राउटर में आपका है ना, एक इंटरफेस पे आप एक ही नेटवर्क यूज कर सकते हो, आप मल्टीपल नेटवर्क यूज नहीं कर सकते, तो मल्टीपल इंटरफेस आपके पास हो सकते हैं, तो उसमें फिर कौन कौन से डिवाइस मेरे पास आगे कनेक्ट है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए उसका सवाल सिंपल सा होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपके पास मैंने एक नेटवर्क के लिए अगर आपको कोई भी डिवाइस है तो उसके बारे में पता करने के लिए मैंने आपको बताया उस नेटवर्क का ही ब्रॉडकास्ट आईपी को पिंग कर लो। और एक बाय डिफॉल्ट जो होता है ना 255.255.255.255, ये ब्रॉडकास्ट आईडी सारे नेटवर्क के लिए होता है। अगर इसको आप उस राउटर में बैठ के पिंग कर लेते हो ना, तो उसमें क्या होता है, जो भी डिवाइस कनेक्ट है उस राउटर के मल्टीपल इंटरफेस के साथ, जो भी डिवाइसेस कनेक्ट है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर देंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे डिवाइस मेरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन का भी और एक आंसर हो सकता है, सीटीपी जब मैं पढ़ाऊंगा उसको मैं बता दूंगा आपको, अभी आप कंफ्यूज मत हो। तो ये आपका ब्रॉडकास्ट आईडी और नेटवर्क आईडी के बारे में आपको पता चल गया ना? जी, ठीक है, अभी देखो, अभी वो वाला होस्ट वाला पार्ट में हम आ जाते हैं कि मेरे पास वैलिड होस्ट जो है आपको पता चल गया कि 2 to the power 24 -2 मैं क्यों करता हूँ? जब नंबर ऑफ होस्ट के बारे में मैं बात करता हूँ तो तभी मैं -2 नहीं करता हूँ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ होस्ट में बता रहा हूँ, इसका मतलब टोटल आईपी कितना है उसमें मैं ये बता रहा हूँ। अगर नंबर ऑफ वैलिड होस्ट के बारे में मैं बात करता हूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास कितने वैलिड आईपी है जो मैं अपने डिवाइस को असाइन करा सकता हूँ। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी तो मैं किसी को असाइन नहीं कर सकता ना, इसलिए हम -2 कर लेते हैं। ठीक है, और सबनेटिंग जब आप पढ़ोगे तो नंबर ऑफ होस्ट का मतलब आपका ब्लॉक साइज आएगा, जो नंबर ऑफ होस्ट मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ ना, ये आपका ब्लॉक साइज में आ जाएगा, और नंबर ऑफ वैलिड होस्ट या फिर नंबर ऑफ होस्ट आप इसी को मानोगे 2 to the power 24 -2। अगर आपको कोई पूछ भी रहा है ना कि नंबर ऑफ होस्ट कितना हो सकता है, आप -2 करके बता दो, ये सही है, पक्का ये सही है। ठीक है, इसी तरह मैं सेम चीज क्लास बी के लिए भी करूंगा। क्लास बी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट बिट है इक्वल टू आपके पास टोटल 16 बिट्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलिड होस्ट अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2 to the power 16 -2। ठीक है, इसमें भी आपका यही होता है, एक नेटवर्क आईडी एक ब्रॉडकास्ट आईडी, सारे नेटवर्क के लिए आपके पास होता है। क्लास सी के अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका जो है ना, इसका वैल्यू मैं आपको बता सकता हूँ 65533 आपका आएगा ये वैल्यू। ठीक है, 65535 इसका वैल्यू आएगा, और उसमें से 2 अगर आप माइनस कर लोगे तो आपके पास 65533 ये आएगा वैल्यू। इतने हो सकते हैं, एक क्लास बी के नेटवर्क में आपके पास इतना आईपी हो सकता है यूज करने के लिए। और क्लास सी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट बिट 8 बिट्स होते हैं, और नंबर ऑफ वैलिड होस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये होगा 2 to the power 8 -2 इक्वल टू आपका 254 आएगा, सॉरी ये आपका 4 आएगा। ठीक है, 4, हाँ 4 आएगा। तो यहाँ पे भी आपका टोटल आईपी जो है वो 256 आएगा, उसमें से दो अगर आप माइनस कर लोगे तो आपके पास 254 आएगा। ठीक है, तो एक क्लास सी के नेटवर्क में आपके पास 254 आईपी हो सकते हैं यूज करने के लिए, जो कि यूजेबल है। कहाँ पे हम ये वाला, अच्छा इसके बाद अब हम इसमें किसी के पास कोई कन्फ्यूजन है नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे प्राइवेट और पब्लिक आईपी के बारे में बात करने के लिए। ठीक है,
ओनली इन प्राइवेट LAN, प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हम इसे यूज करते हैं। फॉर एवरी यूनिकास्ट IP क्लास रिजर्व्ड। ठीक है, तो ये जो आपका प्राइवेट IP होता है ना, ये आपका क्या होता है, मैं सारे पॉइंट्स इसके लिख लेता हूँ फिर हम बात करेंगे। थर्ड में प्राइवेट IP फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है, तो प्राइवेट IP में मैंने 3 चीज़ यहाँ पे लिखा है। बेसिकली यूज इन लोकल, जो आपका होता है प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें आप यूज करते हो इसे अपने प्राइवेट यूज के लिए, आप बस उसे यूज करोगे। ठीक है, इसे इंटरनेट के साथ आप कम्युनिकेट नहीं करा सकते। हाँ, फोर्थ पॉइंट ये है, कैंट गेट इंटरनेट। ठीक है, इसे आप यूज करके इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर इंटरनेट आपको जरूरी है, इंटरनेट आपको चाहिए, तो आप प्राइवेट IP यूज करके इंटरनेट नहीं ले सकते। अब ये मत पूछना कि जेटकिंग में हम लोग प्राइवेट IP यूज करें फिर हमारे पास कैसे इंटरनेट आ रहा है। ये नाट जब आप पढ़ोगे उसके बाद, नाटिंग के बाद यह हो सकता है। ठीक है, ये नया जो टेक्नोलॉजी आया था नाटिंग, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा कैसे आता है। अभी के लिए आप बस यही समझो कि आप डायरेक्ट प्राइवेट IP यूज करके किसी से इंटरनेट नहीं ले सकते, आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते अपने डिवाइस में। उसके बाद सेकंड पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा था, थर्ड पॉइंट पहले मैं बता देता हूँ, प्राइवेट IP आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसे यूज करने के लिए आपको कोई किसी से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है। और सेकंड पॉइंट पे मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि फॉर एवरी यूनिकास्ट IP क्लासेस ए प्राइवेट नेटवर्क हैज बीन रिजर्व्ड। जितने भी आपके पास यूनिकास्ट क्लास है, यूनिकास्ट क्लास मतलब A, B और C, ये 3 क्लास के लिए, हर एक क्लास के लिए आपका अलग अलग सा प्राइवेट रेंज ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, प्राइवेट नेटवर्क आपका ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। वो नेटवर्क आपका है क्लास A प्राइवेट नेटवर्क रेंज आपका होता है, ये आपका होल सॉरी 8 नेटवर्क। ये जो क्लास 10 का, सॉरी क्लास A का जो आपका 10 वाला नेटवर्क होता है ना, ये होल नेटवर्क आपका प्राइवेट रेंज की यूज करने के लिए, प्राइवेट यूज करने के लिए आपका रखा गया। ये टोटल नेटवर्क आप प्राइवेट के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लास A की अगर आपके पास बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास बहुत सारे PC है, तो उस केस में अगर आप चाहते हो यूज करने के लिए, तो क्लास A का जो है 10 वाला नेटवर्क आप यूज कर सकते हो प्राइवेट यूज के लिए। इसी तरह आपका क्लास B में वन 172.16.0.0 स्लैश, यहाँ पे मैं 16 ले रहा हूँ, आप बस CIDR वैल्यू है ये, आप ऐसे भी 16 करके लिख लो। इसका सबनेट मास्क के लिए मैं लिख रहा हूँ। जिसको पता है CIDR के बारे में थोड़ा भी किसी ने सुना है, तो इसका मतलब 16 का मतलब 255.255.0.0 होता है। ठीक है, इससे लेके आपका जो रेंज होता है 172.31.0.0/16। इसमें आपका जितने सारे नेटवर्क आएंगे, क्या क्या नेटवर्क आपका इसमें आ सकते हैं, टोटल 16 नेटवर्क है, 16 to 31। ठीक है, ये जो टोटल 16 नेटवर्क है ना, 172.16.0.0 172.17.0.0/16, सारे का जो CIDR वैल्यू है वो 16 है। पूरे कंटिन्यूसली ऐसे 172.31.0.0/16। ये जो टोटल 16 नेटवर्क का लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये टोटल 16 नेटवर्क आपका यूज होते हैं किसके लिए, प्राइवेट यूज के लिए आपका यूज किया जा सकता है, जो कि क्लास B से है। मतलब आपके पास अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन मीडियम साइज का है, तो उस केस में आप इनमें से कोई नेटवर्क एक उठा सकते हो और उसे प्राइवेट यूज कर सकते हो। ठीक है, और एक पॉइंट, इट कैन बी सेम ऑन मल्टीपल डिवाइस।
और ऑर्गेनाइजेशन। ORG मैंने लिखा है, आप समझ लेना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो प्राइवेट आईपी का आपका रेंज होता है ना, जो भी नेटवर्क आप चाहो तो 10 का नेटवर्क आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ आप यूज नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा कंपनी हो सकता है जो क्लास 10 का आईपी यूज कर रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट यूज के लिए होता है। तो अपने प्राइवेट के लिए आप जो भी चीज़ यूज कर रहे हो कोई दूसरा उसे भी यूज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आपको मिलेगा, सेम नेटवर्क यूज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है आप अपने कंपनी के लिए एक पीसी रखे हो जिसमें आप आईपी दे रहे हो 10.0.0.1 है, हो सकता है यही आईपी किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है 10.0.0.1 के साथ, लेकिन आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन में ये सेम आईपी नहीं हो सकता, आईपी कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है, आपके सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आप सिंगल आईपी एक डिवाइस को दे सकते हो, किसी दूसरे के साथ सेम आईपी आप असाइन नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट का अगर आप यूज कर रहे हो तो वो सेम आईपी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी डिवाइस को आप नहीं दे सकते, लेकिन हो सकता है सेम आईपी आपका कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पीसी के लिए, उसके डिवाइस के लिए यूज कर रहा है। तो ये मल्टीपल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक नेटवर्क के अंदर नहीं। क्लास सी में भी आपका प्राइवेट कुछ रेंज डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्लास सी में जो आपका डिफाइन किया गया है वो है आपका 192.168.1. ये 1 था या उससे ज़्यादा था, मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ। 1.0 तो आपका है, हाँ मैंने भी कहीं पे लिखा था भाई, ये 1.0/24 है जितना मेरे को याद है। चलो मैं भी भूल गया कहाँ पे लिखा था, छोड़ो, ये आप देख लेना, /24 ही है। नहीं, आपका ये /24 ही है, लेकिन 255 तक, ठीक है। तो ये आपका रेंज जो है 255.0/24, आप ऐसे लिखो, मैंने ऐसे ही लिखा है, उसने लिखा है लास्ट का जो उसने 255 लिखा है ना, इसका मतलब वो पूरे आईपी को डिफाइन कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे नेटवर्क आपको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका 192.168.0.0 से लेके .0 वाला जो आपके पास नेटवर्क है, उससे लेके 192.168.255 तो जितने भी आपके पास नेटवर्क है ना, वो आपको कहीं पे भी देखने को मिलेंगे। तो आपका ये क्लास सी का प्राइवेट रेंज है, ठीक है। ये क्लास सी के लिए जो प्राइवेट रेंज है ये ऑलरेडी प्री डिफाइन किया गया है आपका यूज के लिए। और आपको क्लास डी और क्लास ई में आपको ऐसा कुछ प्राइवेट रेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके यूज के लिए नहीं है। तो ये रेंज में किसी के पास कुछ प्राइवेट रेंज में किसी के पास कोई कन्फ्यूजन, या फिर प्राइवेट आईपी के बारे में किसी के पास कोई कन्फ्यूजन है क्या? क्लियर है ना? कोई रिप्लाई कर सकता है या फिर? क्लियर है, ठीक है जी जी क्लियर। अब भी हम प्राइवेट आईपी आपको कोई नहीं देता है, बस प्राइवेट आईपी आप खुद, ये जो रेंज है इनमें से कोई रेंज से कोई भी आईपी उठा के आप अपने डिवाइस को असाइन कर सकते हो, या फिर कोई भी नेटवर्क आप उठा के अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट यूज के लिए आप यूज कर सकते हो। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है। और जो रूल्स है, मतलब एक नेटवर्क के सेम आईपी आप दो डिवाइस को नहीं दे सकते, ये सारे रूल्स तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पब्लिक आईपी, पेड टू यूज, ठीक है। अगर आप पब्लिक आईपी यूज करना चाहते हो तो आपको भी कोई मना नहीं करेगा, आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा। पब्लिक आईपी जो ये आपका फ्री नहीं है। बिसाइड द private IP range, all rest IPs in the classes पब्लिक आईपी। इसके मेरा ये कहने का मतलब ये है, जो भी क्लास आपके पास है ना, क्लास ए, क्लास बी या फिर क्लास सी, इन तीनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इनमें से जो प्राइवेट रेंज है आपके पास उनको अगर आप छोड़ दोगे, और जो रिजर्व है आपके पास उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आईपी आपके पास है ये पब्लिक आईपी है।
can't be same on ये पब्लिक आईपी अगर आप यूज करते हो तो ये आपको कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि किसी मल्टीपल डिवाइस में ये मल्टीपल मीन सेम यूज हो रहे हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में सेम नेटवर्क का आईपी यूज हो रहा है, ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। और IANA प्रोवाइड, सॉरी मैं पहले आपको बता दूं, you can get a IP or network from a ISP or from a ISP और सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आपको अगर यूज के लिए पब्लिक आईपी चाहिए या फिर कोई एक नेटवर्क चाहिए तो उसके लिए आपको अपने आईएसपी या फिर सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो पब्लिक आईपी आपका है, सर्विस प्रोवाइडर और जो आपका आईएसपी है ना, ये कहाँ से लाएंगे? एक है आईना करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये आईपी असाइन करने की, जो भी आपका जो आईपी पब्लिक आईपी होता है ना, इसके जो जितने भी आपको बताया जा रहा है कि ये रिजर्व किया गया, ये पब्लिक के लिए, ये प्राइवेट के लिए, ये सारे जो डिसीजन लेता है वो आईना ही लेता है। और आपका जो आईएसपी या फिर सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करते हैं? आईना से ही ये आईपी को खरीदते हैं। ठीक है, आपको देने के लिए ये पब्लिक आईपी वो क्या करते हैं? आईना से ही खरीदते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आप थोड़ा देख लेना, इंटरनेट असाइन कुछ ऐसा होगा, इसका नेशनल ऐसा करके कुछ है। ठीक है, आप थोड़ा देख लेना, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए काम करता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ये क्या करता है? आपका आईपी प्रोवाइड करता है। इसका काम है आईपी प्रोवाइड करना। और दूसरे आपके पास होता है, आपके पास एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एक होता है, ये भी आपका आईना ही प्रोवाइड करता है। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आईना जो प्रोवाइड करता है, ये आप EIGRP के लिए भी ये नहीं है, ये आपके BGP में आएगा। एक ऑटोनोमस सिस्टम में भी आपका होता है एक पब्लिक और प्राइवेट वाला, वो भी खरीदना पड़ता है, वो BGP में आता है, ये आईना ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको अगर आईपी चाहिए तो आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा? आपको आईएसपी या फिर सर्विस प्रोवाइडर के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली आपको पता है, अगर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है ना, तो उस इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको बाय डिफॉल्ट एक पब्लिक आईपी जो है आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको दे देता है। जो आपको इंटरनेट या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन या लीज लाइन कनेक्शन आपको दे रहा है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपको एक पब्लिक आईपी देता है, जिस आईपी के साथ आप बाहर जाते हो। अगर उससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए तो उस केस में आपका क्या होता है? आपको खरीदना पड़ता है अपने आईएसपी या फिर सर्विस प्रोवाइडर में। मैंने जो पहले लाइन आपको बताया कि आपको एक बाय डिफॉल्ट वो देता है, अगर वो बाय डिफॉल्ट आपको नहीं देगा ना, तो आप इंटरनेट में नहीं जा सकते। क्योंकि मैंने पहले लाइन पे ही आपको बता दिया था प्राइवेट आईपी में कि प्राइवेट आईपी यूज करके आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपके डिवाइस में जो आप जितने आपके पास डिवाइस है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके घर में कुछ कहीं पे भी आपके पास हो, तो उस केस में आप क्या करते हो? उस डिवाइस में प्राइवेट आईपी असाइन करते हो। फिर इंटरनेट कनेक्शन लेने के बाद आप पब्लिक में कैसे जाते हो? एक पब्लिक आईपी यूज करके जाते हो। वो पब्लिक आईपी ऑलरेडी आपको मीन्स प्रोवाइड किया जाता है, आपके आईएसपी या फिर सर्विस प्रोवाइडर जो भी है वो प्रोवाइड करता है। इंटरनेट कैन बी एक्सेस। ठीक है, आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो पब्लिक आईपी यूज करके।